अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द बेसिस ऑफ काउंटिंग। इसमें हम काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बेसिस देखेंगे कि उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो कैसे डेवलप होती हैं। ये थोड़ा इजी ही चैप्टर है। जैसे हमारी काउंटिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स, रियल नंबर और हमारे नेचुरल नंबर्स, उन पर डिपेंड कर रही है। और इसकी यूटिलाइजेशन हम देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जहाँ पे हम पासवर्ड्स रखते हैं 6, 7, 8 कैरेक्टर्स के, और उसमें कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, डिजिट भी, लेटर्स भी, अल्फ़ाबेट भी। और हर पासवर्ड जो है वो कंटेन करता है एटलीस्ट 1 डिजिट पे। समटाइम आपको लिखा नज़र आता है कि मस्ट यूज़ अ डिजिट और अ लेटर, और उसमें कैपिटल वर्डिंग यूज़ करें या लास्ट उसमें स्मॉल वर्डिंग यूज़ करें। किस तरह के हम जो है इतने पॉसिबल पासवर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वर्ड हों तो हम कितने पॉसिबल पासवर्ड्स बना सकते हैं। जैसे हम परमुटेशन में करते थे कि हम कितने ऑर्डर में जो है उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें दी गई हों। ये टेक्निक्स जो हैं हमें इस आंसर का क्वेश्चन देंगी, जिसमें हम काउंटिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा हम इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे यही देखेंगे कि पॉसिबल हाउ मेनी नंबर ऑफ टेक्निक्स वी कैन यूज फॉर द गिवन नंबर। बेसिस काउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम जो है वो कौन से रूल्स पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल और सम रूल। देन वी विल शो हाउ दे कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मेनी different counting problems. The product rule suppose that a procedure can be broken down into a sequence of 2 tasks. If there are n1 way to do the first task, and for each of these ways of doing the first task there are n2 ways to do the second task, then there are n1 n2 ways to do the procedure. अब हमें सिंपली यहाँ पे एक रूल बताया जा रहा है कि अगर हमें किसी काम को करना है और हमने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अगर हम पहले टास्क को जो है n1 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें जो हर एक टास्क दिया हुआ है जिसको हम पहले करने जा रहे हैं उसको, और तो वहाँ पे हमारे पास n2 वेज हैं दूसरे टास्क को सॉल्व करने के लिए। तो हम कितने जो है वो टोटल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं उस कंप्लीट टास्क को फिनिश करने के लिए। तो वो हम क्या किया करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, अलग अलग निकाल के, पार्ट्स वाइज उनके टास्क के निकाल के, देन उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल 1 to 10 जो है वो यही शो करेंगी कि कैसे हम जो है प्रोडक्ट रूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। अ न्यू कंपनी विद जस्ट 2 एम्प्लॉयज, एक Sanchez and Petal rents a floor of a building with 12 offices. एक कंपनी जो है उसने 2 एम्प्लॉयज हायर किए हैं, और उन्होंने क्या किया है, एक बिल्डिंग ली है जिसमें कितने ऑफिसेज हैं, 12। हाउ मैनी वेज आर देयर द असाइन डिफरेंट ऑफिसेज टू दीज 2 एम्प्लॉयज। कैसे जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इन दो एम्प्लॉयज को ऑफिसेज असाइन किए जा सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ असाइनिंग ऑफिसेज to these 2 employees consists of assigning an office to Sanchez, which can be done in 12 ways. सिर्फ फर्स्ट पर्सन जो उनको उसको हम कितने ऑफिसेज दे सकते हैं, पॉसिबल 12 ऑफिसेज दे सकते हैं। देन असाइनिंग एन ऑफिस टू पेटल डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिस असाइन टू सेंचेज। हमने उसने उन 12 में से कम एक ऑफिस तो ऑक्यूपाई करना ही है ना। रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए, 11। अब उन 11 में से जो है पेटल जो है वो कोई भी एक ऑफिस ले सकता है, लेकिन पॉसिबल कितने हैं उसके पास ऑफिसेज, वो 11 है। तो हम यहाँ से अब उस प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितने वेज में जो है वो हम उसको एम्प्लॉयज को ऑफिसेज असाइन कर सकते हैं। वी कैन असाइन देम ऑफिसेज इन 132 वेज। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल एक दी है चेयर की। The chair of an auditorium are to be labeled with an uppercase English letters followed by a positive integer not exceeding 100. What is the largest number of chair that can be labeled differently? अब उसने हमें अल्फ़ाबेट लेटर्स के हवाले से कहा है। द प्रोसीजर ऑफ लेबलिंग अ चेयर कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क। पहले हमारा क्या है जी, सीट्स जो हैं 1 ऑफ द 26 अपर केस लेटर्स, ये हम 26 अपर केस लेटर्स यूज कर सकते हैं। देन असाइनिंग टू इट 1 ऑफ द 100 पॉसिबल इंटीजर्स, फिर देन उस पर हम जो है फर्दर इंटीजर्स लगा सकते हैं। जैसे हम ए ले रहे हैं, फर्स्ट एक हम अपर केस ले रहे हैं, उस पर 100 वर्ड हम उसको ले जा सकते हैं, A1 A2 A3 A4 अप टू A100 तक ले जा सकते हैं। फिर सिमिलरली हम जो अगला वर्ड लेंगे बी लेंगे,
उस बी को भी हम 100 तक ले जा सकते हैं, थर्ड वर्ड सी लेंगे उसको भी 100 तक ले जा सकते हैं। इसी तरह हम सारी वर्डिंग लेते जाएंगे, लेकिन ये और ये इंडिपेंडेंट है, ये वाली हमारी जो वैल्यू है इस पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे दोनों कंप्लीट वैल्यू आएगी, और कंप्लीट वैल्यू आके यहाँ पे 2600 डिफरेंट लेबलिंग जो है हम दे सकते हैं। जैसे हम जो है ये व्हीकल्स वगैरह को नंबरिंग लगती है वो इन्हीं की बेस पे लगाई जाती है। सिमिलरली एग्जाम्पल 3 आपने देखनी है। उसके बाद उसने कहा है एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट रूल इज ऑफन यूजफुल सपोज दैट अ प्रोसीजर इज कैरिड आउट बाय परफॉर्मिंग द टास्क। अभी तक हमने 2 टास्क की बात की, अगर हमारे पास टास्क ज़्यादा हो जाए लाइक T1 T2 T3 अप टू TM in sequence, if each task Ti can be done 1 to 3 so on up to n ways regardless how the previous tasks were done, then there are n1 n2 n3 so on nm ways to carry out the procedure. This version of product rule can be proved by the mathematical induction from the product rule for 2 tasks. See the exercise exercise question number 72. अब वो ये यहाँ पे हम ये बता रहे कि ये एक T1 जो है इसको हम परफॉर्म करने के लिए, इसको डन करने के लिए हम उसको n वेज में जो है वो डन कर सकते हैं। सिमिलरली इस टास्क को हम n वेज में कर सकते हैं, हर एक एक टास्क को n वेज में कर सकते हैं। तो इसके जो हम प्रूव इस चीज़ का है वो हम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए इसको कर सकते हैं। अब फर्दर हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल उसने दी हुई है, इसी पे रेलिवेंट जो है more than one task, 2 tasks relevant. How many different bit strings of length 7 are there? Bit strings जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो strings हमारी 0110 से कंप्यूटर लैंग्वेज बना रही होती हैं उनको बिट स्ट्रिंग्स का नाम दिया जाता है। तो अगर हम उसकी लेंथ 7 ले रहे हैं तो हम उसको कितने वेज में लिख सकते हैं? तो हमारे पास जो है 2 वेज हैं उसको लेने के लिए। वन तो ये है कि या तो हम 0 लेंगे या 1 लेंगे, बिट स्ट्रिंग्स यही दोनों हमारी इसी पे डिपेंड कर रही होती है ना। तो इसमें वैल्यूज कितनी है? 2 वैल्यूज है। इन 2 वैल्यूज को हम जो है वो उसकी लेंथ कितनी ले रहे हैं? 7 लेंथ। जब हम उसको उसकी पावर 2 की पावर इन 2 एलिमेंट्स की पावर 7 रखेंगे तो हमारे पास जो है 128 पेज हैं जिसमें हम इस बिट की स्ट्रिंग्स को डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 6 जो है वो काउंटिंग फंक्शंस पे, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद m एलिमेंट्स टू अ सेट विद n एलिमेंट्स। m एलिमेंट्स और n एलिमेंट्स हैं तो हम कितने फंक्शंस वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं? तो ये हमारे पास n रेज टू द पावर n जो है वो बन जाएगा। m हमारे एलिमेंट्स हैं, टू 1 विद n एलिमेंट्स, जो एक सेट जिसमें हम n एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसके फिर m एलिमेंट्स के आगे फर्दर n एलिमेंट्स ले रहे हैं। For example, 5 raised to the power 3, 125 different functions from a set with 3 elements. 3 elements का अगर हमारा सेट है और टू अ सेट विद 5 एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट जो है वो उसको हम 5 एलिमेंट हर एलिमेंट के फर्दर ले रहे हैं तो हम उसको 125 वेज में लिख सकते हैं। काउंटिंग 1 to 1 फंक्शन, हम जो है वो किस तरह 1 to 1 फंक्शन को काउंट कर सकते हैं, ये उस चीज़ की एग्जाम्पल नंबर 7 है। सिमिलरली जो हमारी टेलीफोन नंबरिंग प्लान है वो कैसे दिया जाता है, ये एक एग्जाम्पल आप इसकी देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8, और उसमें देन इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सिमिलरली 9 एग्जाम्पल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के आफ्टर द फॉलोइंग कोड वेयर n1 n2 n3 so on nm are positive integers has been executed। अगर हम जो है के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोडिंग हम कर रहे हैं, कोडिंग में हम वैल्यू एन एम तक लेके जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो वो कैसे उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? ये प्रोग्रामिंग का एलिमेंट है थोड़ा सा। जैसे ये देखिए के 0 पुट करेंगे, अगर आप लोगों ने C++ या कोई इस तरह की थोड़ी बहुत कोडिंग पढ़ी है तो ये आपके लिए समझना बड़ा आसान है कि अगर हम 0 लेंगे तो i की जगह i1 हम कहाँ से ले रहे हैं? 1 to n, मतलब के हमारा जो है वो फर्स्ट टास्क है, उसको हम जो है उसमें पहला एलिमेंट हमने लिया वो हम 1 से n1 तक उसको लेके जा सकते हैं। फिर इसी के 1 का जो है सेकेंड एलिमेंट हम ले रहे हैं उसको भी हम 1 से n2 तक ले जा सकते हैं। इसी तरह अप टू सो ऑन हम जो है आई एम को जो है वो 1 to nm तक ले जा सकते हैं। फिर हम के को क्या करेंगे? के की अगली टर्म पे चले जाएंगे, वो कैसे फाइंड आउट होगी? के में इसी के में क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे, तो ये एग्जीक्यूशन होती जाएगी, बार बार हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर दोबारा अगले नंबर पे चला जाएगा, फिर अगले नंबर पे यहाँ पे फिर के अगली दफा 1 आ जाएगा, फिर 1 के लिए एग्जीक्यूट करेगा,
तो यहाँ पे फिर हम k+1 जब 1 में फिर +1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 के लिए एग्जीक्यूशन होके फिर जब यहाँ 2 होगा हमारे पास, उसमें 1 प्लस करेंगे तो फिर वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। और इसी तरह ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा और हमें वैल्यूज मिलती रहेंगी जब तक हमारी लास्ट वैल्यू हमें nth वैल्यू ना मिल जाए। अब nth वैल्यू डिपेंड करती है, वो 100 भी हो सकती है, वो 1000 भी हो सकती है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फाइनाइट वैल्यू हम लेंगे। लेकिन हम कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक जनरल रूल बना दिया है। काउंटिंग सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है उसके सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमें पता है कि 2 रेज टू द पावर हम उसमें s लिखते हैं। फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो हम उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो वो भी ये हमारा स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये हम मैथमेटिशियंस जो है हम लोग जानते हैं कि सबसेट जो है फाइंड आउट करने हो तो हम 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट लिखते हैं। लेकिन आपने इसको डिटेल में जो है वो रीड आउट कर लेना है इस सॉल्यूशन को, और इसके ये वे भी देख लेना है कि कैसे हम उसको प्रोडक्ट रूल की मदद से सबसेट्स को लिख सकते हैं। डीएनए एंड जीनोमिक्स हेरिडिटी फाइंड करने के लिए आरएनए, डीएनए और उनकी कम्प्लेक्सिटी, मॉलिक्यूल्स, इन सब चीज़ों को देखने के लिए भी जो है वो हमारे ये डिफरेंट वेज में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है, उसमें डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 strands consisting of blocks known as nucleotides. Each nucleotides contain some sub-component called bases, each of which is एंडिनाइन। फिर उसमें फर्दर कंपोनेंट बताए हुए हैं। अब एक डीएनए उसमें पहले कितने, उसने 2 हमारे कंपोनेंट बताए। पहले हमें न्यूक्लियोटाइड बताया, फिर उसके आगे जो फर्दर एलिमेंट्स बता रहे हैं कि बेसिस है, बेसिस के अंदर जो है ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर फर्दर हमारा एलिमेंट जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ये इंक्लूड है। तो इसी तरह इन चीज़ों को हमने अगर कंबाइन देखना हो तो हम उनको कैसे जो है वो देख सकते हैं। ये सारी हमारी डिस्कशन इस पे है, इसको भी आप देखिएगा, रीड आउट कीजिएगा, जो इसमें प्रॉब्लम हो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है जी सम रूल। If a task can be done either in one of n1 ways or in one of n2 ways, where none of the set of n1 ways is the same as any of the set of n2 ways, then there are n1 plus n2 ways to do the task. अब यहाँ पे बिल्कुल ही अलग चीज़ों की बात हो रही है। इंटरसेक्शन जैसे आप लेते हैं ना, बिल्कुल अलग अलग सेट हमारे पास होते हैं, बिल्कुल उस तरह के टास्क की बात हो रही है। कहता है कि अगर एक हमारे पास टास्क 1 जो है उसको हम n1 वेज में कर सकते हैं या हम उसको n2 वेज में कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक तरीका है जिसमें से हम इसको कर सकते हैं। where none of the set of n1 ways is the same as any of the set of n2 ways, मतलब अगर वो n1 वेज में टास्क 1 हो गया है तो फिर हम टास्क 2 को नहीं n1 वेज में कर सकते, उसके लिए हम कोई और उसके वेज होंगे जिसमें हम उसको जितने तरीकों से उसको हम हल कर सकते होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सम रूल यूज किया करेंगे। फिर टास्क दोनों जितने तरीकों में यूज हो सकते हैं उसके हम टास्क को ऐड अप कर दिया करेंगे, नंबर ऑफ टास्किंग को, कितनी चीज़ों को हम उसको कितने टर्न आउट से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, सपोज दैट आइदर अ मेंबर ऑफ द मैथमेटिक्स फैकल्टी or a student who is mathematics major is chosen as a representative of university committee. How many different choices are there for this representative? If there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics majors and no one is both a faculty member and a student. अब ये जो चीज़ है ये कंडीशन हमें दे रही है कि जो अगर हमने फैकल्टी मेंबर लेना है तो हमने फिर स्टूडेंट नहीं लेना, अगर स्टूडेंट लेना है तो फिर हमने फैकल्टी मेंबर चूज नहीं करना। There are 37 ways to choose a member of a mathematics faculty and 83 ways to choose a student which is mathematics major. Choosing a member of mathematics faculty is never the same as choosing of student. जब हम faculty member ले रहे होंगे तो फिर हम student नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। तो वो student नहीं ले रहे होंगे जो कि mathematics major का पढ़ रहा है। तो इसी तरह हमारे पास जो है फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट जो है वो अलग ही रहेंगे। इसी तरह फिर हम अगर इस पे सम रूल अप्लाई करें तो हम 120 पॉसिबल वेज में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इसमें से पिक कर सकते हैं। फिर इसी चीज को उसने एक्सटेंड किया है एम टर्म के लिए या एन टर्म के लिए, जैसे ऊपर उसने पहले प्रोडक्ट रूल को एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वही nth टर्म के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है टास्क जो है या जो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट कह लें या
आइटम्स कह लें या कैटेगरीज कह लें, वो मोर देन 2 हो गई है, 1 2 एंड 3, ये 3 प्रोजेक्ट डिफरेंट जो है उनकी बताया जा रहा है कि उनको हम इस तरह कर सकते हैं। अब इसमें एग्जीक्यूशन कैसी होगी, इसमें हमारी एग्जीक्यूशन क्या होगी, जो हमने एक वैल्यू ली है उसको हम सिर्फ 1 to n1 तक ही कर सकते हैं, उसको हम किसी और वेज में नहीं कर सकते। जैसे ही ये एग्जीक्यूशन होगी हमारा ये नंबर अगले नंबर पे चला जाएगा, और उसको किसी और तरीके से हम n2 वेज में कर सकते हैं। जब वो n2 वेज में हो जाएगी तो हम फिर अगले नंबर पे चले जाएंगे, और उसका कोई और तरीका होगा उसको हम n3 वेज में कर सकते होंगे, फिर नेक्स्ट नंबर उसको हम n4 वेज में, क्योंकि इसमें सम रूल में हर एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ तरीकों से हो रही होती है। अगर हम एक को 10 वेज में कर सकते हैं तो दूसरे को हम 12 वेज में कर सकते होंगे, पहले वाले वेज में हम उसको नहीं सॉल्व कर सकेंगे। ये देन इसकी एक फॉर्म बताई हुई है, विच इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन, यूनियन की फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जॉइंट सेट है कि हमारे यहाँ और जॉइंट सेट है। उसके बाद ये कम्प्लेक्स काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, होपफुली ये आपकी जो है उसमें नहीं इंक्लूड आएंगी। आप इसको इनको सब्ट्रैक्शन रूल और ये चीज़ें भी फिलहाल रहने दें, आप इसकी एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम हुई वो फिर बताइएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग भी हम इसका प्रोडक्ट रूल और सब्ट्रैक्शन रूल कर लेंगे। होपफुली जो हमारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 35 वो सारे के सारे हमारे सम रूल पे ही हैं, और हमारे वो प्रोडक्ट रूल पे हैं, उसमें डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं हो रहे। अगर इसमें होंगे तो फिर हम उसको डिस्कस फर्दर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35 तक। आज हमारा है जी डेट टुडे इज थर्सडे। आपने ये असाइनमेंट मुझे जो है सैटरडे तक सबमिट करवानी है, सैटरडे नाइट 12 PM तक। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट की डेडलाइन है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।